रीता और राज के बीच अवैध संबंध है। यह बात रामनगर थाने के लगभग सभी कर्मचारियों को पता था, मगर इन सबसे बेखबर रीता और राज एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे कि अपने बारे में होने वाली चर्चाओं की तरफ जरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। राज थाने के इंचार्ज थे, तो रीता एक महिला कांस्टेबल थी। थाने के सर्वे सर्वा अर्थात इंचार्ज होने के कारण राज पर किसी इंस्पेक्टर, हवलदार या स्टाफ की उनके सामने चूं तक करने की हिम्मत नहीं होती थी। थाने की सबसे खूबसूरत महिला कांस्टेबल रीता थाने में शेरनी बनी हुई थी, क्योंकि थाने का प्रभारी उस पर लट्टू था और वह उसे अपनी उंगली पर नाचती थी। जिन लोगों के काम राज करने से मना कर देते थे, वह लोग राज से मिलकर अपना काम करवाते थे। रीता और राज के अवैध रिश्तों से और कोई नहीं, मगर उनके परिजन जरूर परेशान थे। रीता एक बच्चे की माँ थी, तो राज का बड़ा बेटा इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहा था। मगर कहते हैं कि प्रेम जब परवाना चढ़ता है तो वह खून के रिश्तों तक को नजरअंदाज कर देता है। रीता के घर में अक्सर इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था, मगर रीता हर बार यही दलील देती थी कि लोग उनकी दोस्ती का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। थाना प्रभारी जटिल केस के मामलों में यहाँ जहां महिला कांस्टेबल का होना बहुत जरूरी होता है, तभी उसे दौरों पर अपने साथ ले जाते हैं। थाने की बाकी महिला कांस्टेबलों को यह मौका नहीं मिलता है, इसलिए वह लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं। यही हाल राज के घर का था, मगर वे भी बहाने और बातें बनाने में माहिर थे। उनकी पत्नी रोधो का चुपचाप बैठ जाती थी। राज किसी न किसी केस के बहाने शहर से बाहर चले जाते थे। अपने शहर में वह दोनों बहुत कम बार साथ साथ दिखाई देते थे, ताकि उनके अवैध प्रेम संबंधों को किसी को पता ना चले। लेकिन कहते हैं कि खांसी और प्यार कभी छिपाए नहीं छिपता। इनके साथ भी यही हो रहा था। एक दिन शाम को रीता अपने प्रेमी राज के साथ एक फिल्म देखकर रात देर से घर पहुंचती तो उसके पति ने हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों में जमकर हंगामा हुआ। रीता के घर में घुसते ही अमित ने गुस्से से कहा, रीता, तुम्हारा चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारे और डीएसपी राज के अवैध संबंधों के चर्चे हो रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बच्चे की मां होकर तुम किसी पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। अमित की बात बीच में ही काटती हुई रीता ने शेरनी की दहाड़ती हुई बोली, अमित, बस करो, मैं अब और नहीं सुन सकती। तुम मेरे पति होकर मुझ पर ऐसे घिनौने लांछन लगा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे और थाना प्रभारी के बीच दोस्ताने रिश्ते हैं। कई बार जटिल और महिलाओं से संबंधित मामलों में जब दूसरी जगह जाना पड़ता है, तब वह मुझे अपने साथ ले जाते हैं, जिसके कारण बाकी के लोग मुझसे जलते हैं और मुझे बदनाम करते हैं। अमित, तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी यह 2 टके की मास्टर की नौकरी से हमारा घर नहीं चल रहा है। तुम्हारी तनख्वाह से तो राजू के दूध के 1 महीने का खर्च भी नहीं निकलता है, समझे? फिर तुम्हारे बूढ़े माँ पिता भी तो हमारी छाती पर बैठे हुए हैं। उनकी दवाओं का खर्च कहाँ से आता है, यह भी सोचो। अमित, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। थाना प्रभारी के साथ मेरे अच्छे संबंधों की बदौलत मुझे ऊपरी कमाई में ज़्यादा हिस्सा मिलता है।
फिर मैं उनके साथ अक्सर दौरे पर जाती हूँ, तो तब टीए डीए आदि का मोटा बिल भी बन जाता है। यह सब मैं इस परिवार के लिए कर रही हूँ। तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम कैसे घर चलाते हो। अमित ने ज़्यादा बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। वह जानता था कि रीता से बहस करना बेकार है। वह रीता को जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ लेता तब तक वह उस पर हावी ही रहेगी। अमित के बुजुर्ग पिता ने भी उससे चुप रहने की सलाह दी। वह जानते थे कि घर में अगर रोजाना कहल होते रहेंगे तो घर का माहौल खराब हो जाता है और घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। उन्होंने अमित को समझाते हुए कहा, बेटा, अमित बहू से झगड़ा मत करो। उस पर अगर इश्क का भूत सवार होगा तो वह तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगी। इस समय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति बनी हुई है। जब उसकी अकल ठिकाने आएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, वक्त बड़ा बलवान होता है। आज उसका वक्त है तो कल हमारा भी वक्त आएगा। अपने उम्र दराज पिता की बात सुनकर अमित ने खामोश रहने का निर्णय ले लिया। एक दिन जब रीता अपने घर जाने के लिए खाना हो रही थी, तभी उसे राज ने बुलाया। रीता, हमारे हाथ एक बहुत बड़ा बकरा लगने वाला है। याद रखना, किसी को खबर ना हो पाए। कल सुबह 4 बजे हमारी टीम एमबीए एंड कंपनी के मालिक के घर पर छापा डालने वाली है। कंपनी के मालिक सुरेश का बंगला नेपियंसी रोड पर है। हम आज रात उसके बंगले में के ठीक सामने स्थित होटल हिल्टन में ठहरेंगे। मैंने हम दोनों के लिए वहां पर एक कमरा बुक कर दिया है। टीम के बाकी सदस्य सुबह हमारे होटल में पहुंचेंगे। इसके बाद हमारी टीम आगे की कार्रवाई के लिए खाना हो जाएगी। तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ और तैयारी करके रात 9 बजे सीधे होटल पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। यस सर, मैं पहुंच जाऊंगी, कहते हुए रीता थाने से बाहर निकल गई। सुबह ठीक 4 बजे सायरन की आवाज गूंज उठी। 2 जीपों में सवार पुलिसकर्मियों ने एबी कंपनी के बंगले को घेर लिया। गहरी नींद में सो रहे बंगले के चौकीदार हड़बड़ा कर उठ गए। पुलिस को गेट पर देखते ही उनकी घिघी बंध गई। चौकीदारों ने गेट खोल दिया। कंपनी के मालिक सुरेश के घर वालों की समझ में कुछ आता इससे पहले पुलिस ने उन सबको एक कमरे में बंद करके घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। रीता को सुरेश के परिवार की महिला सदस्यों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। करीब 2 घंटे तक पूरे बंगले की तलाशी जारी रही। छापे के दौरान पुलिस ने बहुत सारा सामान जब्त कर लिया। कंपनी का मालिक सुरेश बड़ी खामोशी से पुलिस की कार्रवाई को देख रहा था। वह भी पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। उसे पता था कि राज एक नंबर का भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है। उसे छापे में जो गैर कानूनी सामान मिला है उसका आधा तो राज और उसके साथी हड़प लेंगे। फिर बाद में राज की थोड़ी जेब गरम कर देगा तो वह मामले को रफा दफा भी कर देगा। बंगले पर छापे के दौरान मिले माल के बारे में सुनकर थाने के अन्य पुलिस वालों के मुंह से लार टपकने लगी। राज ने सभी के बीच माल का जल्दी से बंटवारा करना उचित समझा। बंटवारे को लेकर उनके अदरली और कुछ कांस्टेबलों में झगड़ा भी शुरू हो गया। राज ने अपने अदरली और अन्य कांस्टेबलों को समझाया, मगर उनके बीच लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। राज ने छापे में मिला हुआ कुछ महंगा सामान उसी होटल के कमरे में छिपा कर रखा था।
इधर बंटवारे से नाराज अदरली और दो कांस्टेबलों रीता से बदला लेने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तुरंत अपने इलाके के एसपी आलोक प्रसाद को सारी घटना की जानकारी दी। उन्हें यह भी बताया कि राज और रीता हिल्टन होटल में रुके हुए हैं। उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का यह सुनहरा मौका है। एसपी आलोक प्रसाद को यह भी सूचना दी गई कि कंपनी मालिक के घर पर पड़े छापे के दौरान बरामद माल का एक बड़ा हिस्सा राज और रीता ने अपने कब्जे में रखा था, जो उसी होटल में रखा हुआ है। एसपी आलोक प्रसाद अपनी टीम के साथ तुरंत होटल हिल्टन पर पहुंच गए। इस मौके पर कंपनी के मालिक के साथ साथ राज की पत्नी और रीता के पति को भी होटल पर बुला लिया गया, ताकि राज और रीता के बीच के अवैध संबंधों का पर्दाफाश हो सके। एसपी आलोक प्रसाद ने डुप्लीकेट चाबी से होटल के कमरों का दरवाजा खुलवाया तो कमरे में राज और रीता को बिस्तर पर नंगन अवस्था में सोए देखकर सभी हैरान रह गए। एसपी को सामने देखकर राज की हालत पतली हो गई। वह बिस्तर से कूदकर अपने आप को संभालते हुए उन्हें सैल्यूट करने लगा। राज के सैल्यूट का जवाब देते हुए आलोक प्रसाद ने व्यंग से कहा, राज पहले कपड़े पहन लो फिर सैल्यूट करना। यह तुम्हारे साथ कौन है? इसे भी कपड़े पहनाने के लिए कहो। रीता की समझ में कुछ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वह दौड़कर बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद आलोक प्रसाद ने सभी को अंदर बुलाया। राज की पत्नी तो भूखी शेरनी की तरह राज पर झपटने लगी। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया। आलोक प्रसाद ने रीता के पति की ओर मुखातिब होते हुए कहा, अमित, अपनी पत्नी को बाथरूम से बाहर बुला दो। बहुत देर से अंदर बैठी है, पसीने से तरबतर हो गई होगी। रीता, बाहर आ जाओ। अब अपना मुंह छिपाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा मुंह तो काला हो चुका है और तुम्हारी करतूतों का पर्दाफाश भी हो चुका है, अमित तैश में आकर कहा। रीता नजरें और सिर झुकाते हुए बाथरूम से बाहर आई। उसे देखते ही अमित आग बबूला हो उठा और वह रीता पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसे भी समझा कर रोक दिया गया। अमित, अब पुलिस अपना काम करेगी। इन दोनों को इनके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी, कहते हुए आलोक प्रसाद राज के करीब पहुंचे और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, राज, कंपनी मालिक के घर छापे के दौरान जब्त माल कहाँ है? जल्दी से बाहर निकालो। कोई भी सामान छिपाने की तुम्हारी कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे बीच कंपनी का मालिक भी मौजूद है। राज ने रीता को अंदर से बैग लाने को कहा। रीता चुपचाप एक बड़ा सूटकेस लेकर आई। भारी भरकम सूटकेस देखकर आलोक प्रसाद ने एक इंस्पेक्टर से कहा, सूटकेस अपने कब्जे में ले लो और इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर चलो। अब आगे की कार्रवाई वहीं होगी। सिर झुकाए हुए राज और रीता एक कांस्टेबल के साथ कमरे से बाहर निकल गए हैं। एसपी आलोक प्रसाद राज और रीता को रोककर बोले, आप दोनों एक बात याद रखना, जो आदमी अपने परिवार को धोखे में रखकर उसके साथ अन्याय करता है, अनैतिक संबंधों में लिप्त होकर अपने परिवार की सुख शांति भंग करता है और जो अपनी नौकरी के साथ बेईमानी करता है, उसे एक ना एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वह दोनों सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। उन्हें पता था कि अब आगे न सिर्फ उनकी नौकरी
छिन जाएगी बल्कि जेल भी जाना होगा। लालच और वासना ने दोनों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था।